आपके सामने खड़े हैं बिकॉज ऑफ प्रीटोल्ड वर्ड सिस्टम। भगवान के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ये मौका दिखाया हमको और हमको समझने की बुद्धि दी कि ये बिजनेस को हम समझ सके। एंड हमारे सक्सेस का राज है हमारी अपलाइन से लक्ष्मण नल्लाड़े, उनकी अपलाइन है सफायर्स अभिजीत एंड उर्मिला भोजने, उनकी अपलाइन है हमारे ग्रेट डॉक्टर प्रशांत एंड बीना बागड़े, बोथ आर PhDs। एंड ऑल द वे टू तरनजीत सोहल जो यूके से आए थे हमको इस बिजनेस सिखाने के लिए। एंड मंजिंदर सराय उनकी अपलाइन है एंड वी आर मेंटर्ड बाय नन अदर देन कांति एंड लता गाला, ओके, कंट्री मेंटर्स, ओके। एंड उनकी वजह से आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं। और कितने लोग ऐसे हैं कि किसान है, किसान एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? वाह, गुड, ओके। तो मैं भी आपके बैकग्राउंड से, सूट पे मत जाओ, ओके। ये सब बाद में आया हुआ है। हमने खेती में बैठ के काम किया है, मैं ट्रैक्टर चला सकता हूँ, मैं ट्रक चला सकता हूँ, बाजार में बैठ के सब्जी भी बेची है, सब कुछ किया है। तो एक बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है ना ये फक्त सूट बूट मधले लोग बोलू शकतात, ऐसा नहीं है। और हम लोग पहला पार्ट जो होगा उसमें थोड़ा सा हमारा स्टोरी बताएंगे कि हम इस बिजनेस में कैसे आए, बिजनेस ने क्या क्या दिया हमको, और दूसरे पार्ट में ये बिजनेस में आपको क्या करना है ताकि आप भी कामयाब हो। और हमारे यहाँ आने की एक ही मकसद है कि जिस बिजनेस की वजह से हमारी जिंदगी इतनी बेहतर हो गई, आपकी भी जिंदगी उतनी बेहतर होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है एक्चुअली। वैसे यहाँ हमको आने की जरूरत ही नहीं है, वैसा देखा जाए तो आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन है। यहाँ नांदेड़ में बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्लैटिनम्स है, एमरल्ड्स है, डायमंड है भी आपके नांदेड़ में, ओके। एंड तो ये बिजनेस प्रूव हो गया है कि चलता है, ओके। तो हमको आने की जरूरत नहीं, लेकिन होता क्या है बहुत बार आप उनका सुनते नहीं, इसलिए हमको आना पड़ता है, ओके। तो बिजनेस बहुत सिंपल है। मैं मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। मैं बारामती के पास एक छोटा सा गांव है सांगी, वहां से हूँ। हमारे गांव का जो पॉपुलेशन है हार्डली 8 से 10 हजार पॉपुलेशन है। और हमारे पिताजी अभी भी खेती करते हैं, वहाँ पोल्ट्री फार्म है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अभी हमारे पास हमारे पिताजी एक बहुत बड़ी डीलरशिप भी देखते हैं। तो मेरा बचपन पूना में गया है बिकॉज आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई सब। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के टाइम मैं पूना में था, तो पूना में बड़ी बड़ी गाड़ी देखता था, तो वहाँ मेरे सपने बड़े होते थे। सपने बड़े हो गए और मैं हमेशा सोचता था कि मर्सिडीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो बचपन में था। होते होते हमारा इंजीनियरिंग हो गया और इंजीनियर होने के बाद इंजीनियरिंग की भी मजे की बात है। 83 में मैंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा के लिए। तब वहाँ पे कॉलेज में ये था, 4 ट्रेड थे। इट वाज केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे पता था कि आगे जाके सॉफ्टवेयर का जमाना आने वाला है, तो मैंने प्रायोरिटी उसको उस टाइम दिया था। 83 आई हैड ट्राइड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स करके। एंड जब फॉर्म में भर के दिया, सब दिया, 2 दिन के बाद लिस्ट लगा, नोटिस बोर्ड पे जाके मैंने देखा तो मेरा नाम वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं था, सिविल में था। तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, मैं बोला यार मेरे पिताजी वहाँ चेयरमैन है और ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो लिखा वही होना चाहिए। मैं घर जाने के बाद पिताजी को बोला, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। उन्होंने बोला कि उन्होंने नहीं किया, मैंने बोला उनको करने को। इलेक्ट्रॉनिक्स करके क्या करेगा, रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा, रियल एस्टेट में आएंगे, सिविल इंजीनियर बना, इसलिए मैं सिविल इंजीनियर हो गया। और मजे की बात है, आज देख रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में नहीं वो अच्छा है, ओके। वो सॉफ्टवेयर में कहने को सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है, ओके। जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, लाइफ नहीं है। हस्बैंड एक कंपनी में जाता है, वाइफ एक कंपनी में जाते हैं, दोनों जाने का आने का टाइम नहीं। हमने पुणे में कुछ लोग ऐसे देखे कि हस्बैंड का ड्यूटी दिन का है, वाइफ का ड्यूटी नाइट का है। दोपहर के बाद वाइफ जाती है, दोपहर के बाद ये आता है, तो उसमें कोई लाइफ नहीं। सो इट वाज अ गॉड्स प्लान कि हम लोग इसमें आए, सिविल इंजीनियर हो गए। पुणे में काफी बड़े बिल्डर है, उनके पास मैंने जॉब किया है एक्सपीरियंस के लिए, और उनके साथ काम करता था। मैं काम भी बहुत करता था कि हमारे पिताजी का हमेशा एक डायलॉग होता था, बचपन से हमने सुनते थे, गाड़वा सारखा काम करा, राजा सारखा रहा, ओके। मेहनत गधे जैसे करो और राजा जैसे जिंदगी जियो, ओके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है लोग उल्टा करते हैं, ओके। तो इंजीनियर होने के बाद वो मैं जॉब करता था। जॉब में भी इतना मैं मेहनत करता था कि एवरी 3-4 मंथ्स मेरी सैलरी इंक्रीज होती थी, ओके। और मैं खुश था वहां पे। लेकिन क्या हो गया बीच में कि पिताजी ज्यादा पॉलिटिक्स में बिजी थे, तो मुझे बोले कि तुम उधर रहोगे, मैं इधर पॉलिटिक्स में बिजी रहूंगा, घर का कौन संभालेगा। इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ा। और घर आया तो मुझे सब खेती देखनी थी। वहाँ हमारा पोल्ट्री फार्म था और 30 हजार मुर्गियां है वहां पे। और मैं सोचता था कि ये बड़ा होना चाहिए, वो मर्सिडीज का जो सपना था ना वो था, ये बड़ा होना चाहिए। 1 लाख मुर्गियां होगी तो 1 लाख अंडे निकलेंगे, रोज 1 लाख रुपए आएंगे, ओके। तो ऐसे मेरे सपने थे। तो मैं पिताजी को हमेशा बोलता था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। पिताजी बोलते थे कि तुम जवान लोग हो, तुम्हारे पास जोश होता है, होश नहीं होता, ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए मेरा वो सपना वैसा ही रह गया। फिर मैं चाहता था कि खुद का कुछ करूँ, खुद का कुछ करूँ। तो मैंने एक टायर का बिजनेस खोल दिया, टायर का बिजनेस शुरू किया। वहां भी अच्छा चला। 6 महीने में मेरा टर्नओवर लगभग 35 लाख का हुआ था। और क्या हुआ कि मेरे बाजू का दुकान खाली था, वो दुकान वाले जो एक दिन आए मेरे पास बैठे, तो मेहमान करके हमने उनको चाय भी पिलाया। चाय पीते पीते उन्होंने मुझे पूछा कि कैसा चल रहा है आपका बिजनेस। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा चला, 35 लाख का टर्नओवर हो गया। वो चाय पी के चले गए।
ओके, 2-3 महीने के बाद बाजू में टायर का दुकान आ गया। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है ना, आप सच नहीं बोल सकते हो। एंड वो हो गया, आज की तारीख में हमारी दुकान के पास 100 मीटर में 7 दुकानें टायर की। ओके, और फिर मैंने देखा यार ये कंपटीशन है तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर हमारे कुछ दोस्त मिले, उनके साथ हमने एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया था। हमारे पास बर्जर पेंट की डीलरशिप थी, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हम लोग सप्लाई करते थे, वो भी अच्छा चल रहा था। लेकिन वापस वही था, मन बोल रहा था कि और कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और मैं बारामती में रहता था, हमारी शादी हो चुकी थी, हमारे 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ तो बड़ा करना है तो मुझे पुणे जाना चाहिए। तो मैं पुणे गया, पुणे शिफ्ट हुए हम लोग। पुणे भी ऐसे जिद पे गए थे कि खुद का कुछ करने का है। तो पुणे में मैं रहता था, वो एक छोटे से फ्लैट में रहता था, मे बी 400 स्क्वायर फीट, 10 बाय 10 का हॉल, 10 बाय 10 का बेडरूम, 8 बाय 10 का किचन, एंड बालकनी बिल्कनी कुछ नहीं था। और ये सपना एक था कि खुद की इस पे कुछ तो करके दिखाने का है, और एक था कि पिताजी से पैसा नहीं मांगना है, जो करेंगे खुद करेंगे। वो हिसाब से हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए और पुणे में काम शुरू किया और कंस्ट्रक्शन में आ गए, कंस्ट्रक्शन का मशीनरी खरीदा और कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला वो उसमें मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि वहां जो कुछ चीजें होती थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एंड उसी टाइम में काम करते टाइम मुझे किसी ने एमबीए बिजनेस बोला था, एक साइड इंजीनियर ने बोला था 98 में। तो मैं उसको बोला था बेवकूफ, ऐसा नहीं होता है के। तो उस टाइम मैंने नहीं शुरू किया था। लेकिन 99 में क्या हुआ था कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था कंस्ट्रक्शन का, उस टाइम हमने एक घर बुक किया था पुणे में, और घर के लिए हम लोग पैसे दे रहे थे। 95 का हमारा बुकिंग था, 95 96, और उस टाइम उस घर की कीमत थी 25 लाख रुपए, 25 lakhs, और हमने 15 लाख रुपए दिए थे ऐसे करके, हाउसिंग लोन वगैरह सब करके 15 लाख रुपए दिए, 10 लाख बाकी थे, और मेरा काम तो चल रहा था। एंड एक दिन वो बिल्डर का फोन आया कि आपका घर तैयार है, चाबी ले लो। चाबी ले लो मतलब क्या है कि 10 लाख लेके आओ और चाबी लेके जाओ। तो हम लोग एक हफ्ता 15 दिन बहुत परेशान थे, पैसा देने का कहां से, 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सोच रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे। आखिर में बहुत हमने जिद करके बिल्डर के पास गए, उनको बोले देखो कि हमारे पास पैसा नहीं वो घर लेने के लिए, हम एक काम करते, जितना 15 लाख रुपए दिया उसमें हमको दूसरा घर दे दो छोटा, चलेगा, लेकिन हम वो 10 लाख रुपए नहीं दे सकते। उसने मेरी तरफ नीचे ऊपर देखा और मेरे को बोला दादा आपको पैसा किसने मांगा है, चाबी लेके जाओ, रहना शुरू करो। मैं तो बहुत खुश था, हाँ घर मिल गया, चाबी हो गया, सब कुछ हो गया, पुणे में जाने के बाद घर हो गया, बहुत खुश हो गया। एंड पूजा विजा की, सब लोग आए, पिताजी भी आए थे, सब लोग आए, अच्छा सब हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे नींद नहीं आती थी वो घर में। क्यों? वो 10 लाख रुपए दिखते थे। मैं सोचता था ये बिल्डर ने अगर 10 लाख रुपए मांगे और अगर मैं 10 लाख वापस नहीं दे सका तो ये मेरा सामान बाहर फेंक देगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिद ये था कि किसी को पैसा नहीं मांगना है, क्या करे क्या करे। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा चिंता में रहता था कि क्या करे, पैसे कहां से लाए, कुछ तो चाहिए। और वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुझे ज्यादा दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरी इच्छा जैसा काम नहीं था वो। तो एक दिन बारामती में मैं बैठा था, ऐसे दुकान में बैठा था, टायर की दुकान में, और मेरे कजिन आए और कजिन बोले दादा मेरे दोस्त है, पुणे से आए हैं, एमबीए फाइनेंस है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है और इनकी यहाँ पे ट्रांसफर हुई। मैं बहुत खुश हो गया, आई सेड थैंक गॉड। ओके, एक बैंक मैनेजर दिया मतलब कर्जा देगा, एमबीए फाइनेंस है मतलब कोई अच्छा बिजनेस भी देगा। तो मैंने बोला साहब कुछ अच्छा बिजनेस हो तो मुझे बताओ। बोले है ना, हम लोग कल बात करेंगे। मैं तो ज्यादा खुश था, क्यों कि मैनेजर जब आपके दुकान पे आके चाय पीता है तो आपके लिए अच्छा होता है ना, मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठना उतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं तो खुश था। दूसरे दिन हम लोग मिले सुबह, बोले दुकान में नहीं बैठेंगे, वहां हमारे बारामती में एक बंगला है वहां बैठेंगे और वहां मैं आपको बिजनेस बताता। मैंने बोला चलेगा ठीक है चलो। हम लोग वहां गए, वो बंगला एक किराए पे दिया था। वहां पुणे में एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टील इंडस्ट्री, तो वहां के जो इंजीनियर्स है वो कंपनी को किराए पे भी दिया था बंगला, तो इंजीनियर्स वहां रहते थे। और हम लोग बैठे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद और जैसे प्लान खत्म हो गया उन्होंने बोला एमवे है, और वो जो इंजीनियर्स थे वो खड़े थे बाजू में, वो बोले एमवे ना, ये चालत नहीं, ये नहीं चलता है। उनका मुंह एकदम छोटा हो गया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो भूल गया था, किसी ने पहले बोला था। मैंने वो देखा कि ये बिजनेस है, ये आगे जाके यही फ्यूचर होने वाला है। कंपनीज कंपटीशन जब बढ़ेगा तब प्रोडक्ट महंगा ना हो, इसलिए क्या करेगी, बीच वाले लोगों को कम करेगी और डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देगी। ये मुझे उस टाइम क्लिक हुआ कि ये आगे आने वाला फ्यूचर है। आज आप जो देख रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट्स व्हाट आई सॉ। और मेरे स्पॉन्सर को डर था कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, बड़े बाप का बेटा है, क्या करेगा पता नहीं। तो उन्होंने बोला एक काम करो ना, आप पुणे आएंगे तो एक मीटिंग में आओ, मीटिंग देख लो और फिर फैसला करो। मैंने बोला ठीक है फाइन। मैंने उनको बोला देखो मेरा वो जेसीबी का काम चल रहा है, मैं वहां जाऊंगा, 15 दिन के बाद मैं मीटिंग में आऊंगा। और बोले ठीक है जब आपको लेगा। उन्होंने तो ये होप ही छोड़ दिया था ना। एक तो बड़े बाप का बेटा, दूसरा एक इंजीनियर ने बोल दिया था ये चलता नहीं, तो उन्होंने मुझे गिना ही नहीं था वैसे। लेकिन उनको क्या पता मेरे को 10 लाख का प्रॉब्लम है। ओके देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, आज आप यहाँ बैठे हैं ना, गलती से नहीं बैठे, कुछ तो गॉड्स प्लान है इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। ओके ऐसा होता नहीं। मैं आपको बताऊंगा स्टोरी। मेरे जो अपलाइन में जो थे तरन सोहल, वो 97 एंड में इंडिया में आए थे, 97 एंड में आए थे।
क्योंकि उनको पता था मई 98 में बिजनेस लॉन्च होने वाला है। वो बॉम्बे में रहते थे हस्बैंड वाइफ, और वो लोगों को प्लान दिखाते थे, दिखाते थे, कुछ नहीं हो रहा था। एंड 98 देखो, पूरा 98 गया, 99 के जून तक की बात मैं बोल रहा हूं आपको। उन्होंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया था, उनके अध्यक्ष में लोग आए थे, उनके नीचे डॉक्टर प्रशांत बागड़े आए थे, उनके नीचे अभिजीत आए थे। अभिजीत भी डॉक्टर प्रशांत बागड़े के कोड कॉन्टैक्ट थे। अभिजीत ने 80 प्लान दिखाने के बाद एक आदमी ज्वाइन हुआ था, जो मेरे स्पॉन्सर है, लक्ष्मण एंड प्रांजलि नल्लोड़े। ओके, तो मजे की बात देखो कि लक्ष्मण का ट्रांसफर बारामती हुआ था। उन्होंने पूना में थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया था, 5-6 लोग उनके ग्रुप में थे, और उनका ट्रांसफर पूना में हुआ था। और वो जब पूना से बारामती में हुआ था कि मेरा इतना अच्छा बिजनेस सेट होने वाला था पूना में, मेरे को बारामती में क्यों ट्रांसफर किया। और वो हैरान थे। मैं प्रे कर रहा था कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। और मेरे जो अपलाइन है तरन सोहल, जिस दिन मैं मीटिंग में बैठा था, मेरे ख्याल से 10 तारीख, दैट वाज 10 जून 99, उस दिन वो उनकी वाइफ को एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था इंडिया में, और उनका ये फीलिंग हो गया था कि अभी बहुत मुश्किल है, कैसा करे। तो उन्होंने ऐसा तय किया था कि वाइफ वापस यूके जाएगी, वहां मेहनत करेगी, वहां से पैसा भेजेंगे, और ये इंडिया में बिजनेस बिल्ड करेंगे। एंड वो एयरपोर्ट पे प्रे कर रहे थे, भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एंड दैट डे आई वाज सिटिंग इन दैट ओपन मीटिंग में। उस दिन उस ओपन मीटिंग में बैठा था। मतलब क्या है देखो, वो प्रे कर रहे थे कोई तो चाहिए, मैं प्रे कर रहा था मुझे कुछ तो चाहिए, एंड भगवान ने हो गया, कर दिया। एंड हम लोग बिजनेस में हैं, द बिजनेस वेंट फास्ट। मीटिंग जब देखा तो बहुत बार ऐसा होता है ना, आप मीटिंग के बाहर आते हो तो आप आपके प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते हो। मेरी हालत तो उल्टी थी, मैं स्पॉन्सर को ढूंढ रहा था, ये किधर गया मुझे जिसने बुलाया। वो मीटिंग का एड्रेस भी मैं ढूंढ के गया था, उन्होंने लिख के दिया था कागज पे, यहाँ है मीटिंग होता है। मैं 15 दिन के बाद मीटिंग में गया था, वहां पे कोई टिकट बेच रहा था, तो मैं टिकट खरीद के अंदर जाके बैठे था। ओके, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग टिकट का प्राइस देख के वापस चले जाते हैं, यस और नो। तो मैं अंदर जाके बैठा, मीटिंग देखा, मीटिंग के बाद मैंने देखा, मैंने बोला लक्ष्मण मैं यहाँ हूँ। वो भी देखने लगा, तुम्हें आला, आप आए? बोला हाँ आया हूँ। ये पैसा है, क्या करने का है बोलो। प्रोडक्ट कहाँ मिलता है पता नहीं, एमवे का नाम क्या है पता नहीं, कितने महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स है कुछ पता नहीं, सिर्फ शुरू करने का है। एंड वी जॉइन द बिजनेस। उन्होंने बोला ठीक है मैं कल आऊंगा वाउचर लेके। वो दूसरे दिन आए, वाउचर पे साइन करने को, अंजलि वाज नॉट रेडी टू साइन, वो साइन करने को तैयार नहीं थे। बोले इतना बिजनेस, वो पेंट का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का है, केमिकल का है, इतने में फुर्सत नहीं मिलता, और एक काय को करने का। मैं बोले चुपचाप साइन करो, बाद में देखते क्या है। और साइन किया और हम बिजनेस में आ गए। और मुझे अभी भी याद है कि मैं 2 दिन, दूसरे या तीसरे दिन स्पॉन्सर को लेके गया प्लान दिखाने के लिए। हमने सुबह से शाम तक 9 लोगों को प्लान दिखाया था, और सब ने बोला था दादा तुम्ही करू नका नहीं आम्हाला सांगू नका, ये चलने वाला नहीं है। और उसी दिन क्या हुआ था, हमारे घर में किट आया था, और वो इन्होंने क्या किया था कि किट खोल के बॉटल खोली थी, और बॉटल की प्राइस देखी थी, इसलिए ये अलग नाराज थी और मैं उल्टा था। तो आप समझ सकते घर में कैसा हुआ होगा। तो मैं घर आया तो उन्होंने देखा मेरा चेहरा जरा थोड़ा सा ऐसा है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने प्राइस देखी थी प्रोडक्ट्स की। दूसरे दिन सुबह उठते ही बोला ये चलेगा नहीं। मैं बोला क्यों नहीं चलेगा? अरे नहीं चलेगा, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा। मैं बोला बॉस 90 डेज है, 90 दिन है, ट्राई करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंड तो चुपचाप बैठा है, और मैंने शुरू कर दिया। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत घूमता था, बारामती में जाता था प्लान दिखाने के लिए, पुणे से बारामती जाता था, मेरे पास वो मारुति 800 था, और वो लेके गया तो 1000 रुपये पहला खर्चा आया, ये आरचे का आया 238 रुपए का। ओके, घर में जाके वो एसिड का बॉटल लेके गए, 1 लीटर का एसिड आता था उस टाइम किट में। ओके, और पिताजी ने बॉटल देखा, बॉटल देख के बोले हाँ काहीतरीच करतोय, असं थोडीच होत असतं, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उनको। और क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं आपको बोलता हूँ। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, तब मैंने एक बिल गेट्स का इंटरव्यू पढ़ा था, और बिल गेट्स को पूछा गया था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट शुरू नहीं करते तो आप क्या करते। तो बिल गेट्स का आंसर था आई वुड हैव बीन एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। ये बिल गेट्स का आंसर है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एमवे के बारे में क्या बोलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सड़क पे घूमने वाला क्या बोलता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये मजे की बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा लगता है मेरा पड़ोसी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरा साला ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिल गेट्स उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, इसलिए मैंने आपको बोला। और मैंने पिताजी का भी नहीं सुना, क्यों? मेरे को पता था मेरे पिताजी से बिल गेट्स थोड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा है। मानना पड़ेगा ना, हकीकत है। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो एमवे के बारे में क्या बोलता है, वो देखने के बाद है ना, वो पढ़ने के बाद मैं किसी को नहीं सुनता था। हम लोग प्लान दिखाते गए, लोग आते गए, एंड बिजनेस ग्रो होता गया। वो मेरे पास जो मारुति 800 था, उसका इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था।
क्या करे क्या करे क्या करे। तो किसने बोला कि इसको बेचेंगे और आधा पैसा आएगा वो लोन दे देंगे और आधे पैसे में दूसरी गाड़ी खरीदेंगे। मैंने बोला यार अच्छा आइडिया। तो हमने वो मारुति 800 बेचा, आधा पैसा लोन क्लियर कर दिया और आधे पैसे में पुरानी 118 एनी ले ली पेट्रोल, और उसमें गैस सिलेंडर बैठा के हम लोग चलते थे। वो अपना घर में जो सिलेंडर चलता है ना वो लगा के हम लोग चलते थे। एंड वो ऐसे हम लोग बिजनेस बिल्ड किया। एंड एक ही जीत था 10 लाख, बाकी कुछ नहीं दिखता था। 10 लाख देने का, 10 लाख देने का। और हम लोग बिजनेस में आए थे जून जुलाई अगस्त में हमारे पिताजी इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो मुझे 2 महीना इलेक्शन के लिए जाना पड़े। अगस्त एंड सितंबर 1.5 महीना मैंने बिजनेस में कुछ काम नहीं किया था। 1.5 महीना हमने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में हम लोग सिल्वर क्वालिफाई होते। 5 महीने भी वेंट सिल्वर। देखिए ना, ये क्यों, ये इसलिए बता रहा हूं कि जादू हम में नहीं, जादू ब्रिज सिस्टम में। हम नहीं रहते थे फिर भी ये बिजनेस चलता है। सिस्टम का कमाल है। ये इसलिए बोल रहा हूं आपको कि बहुत लोगों को लगता है ना कि मला काय झालं तर पैसे येतील की नाही, मुझे कुछ हो गया तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज द सिस्टम इज देयर टू सपोर्ट यू। आपके ग्रुप को एजुकेट करने के लिए सिस्टम है। और हम लोग क्वालिफाई हो गए सिल्वर। एंड तब तक मैं अंजलि को मीटिंग में नहीं लेके आता था। मुझे हमेशा अपलाइन बोलती थी वहिनीला एकदा तरी घेऊन या, भाभी को एक बार लेके आओ। मैं बोलता था यार हमारे खानदान में लेडीज बिजनेस नहीं करती, हम ही जाते हैं, तो मैं कभी नहीं लेके आता था। दैट्स व्हाई शी वाज वेरी नेगेटिव। लेकिन जब सिल्वर हुए हम लोग बंबई गए, बंबई में एक फंक्शन में लेके गया था मैं, षणमुखानंद हॉल। और षणमुखानंद हॉल देखने के बाद उनका फैसला हो गया, ओह मैन इट इज गुड, बिजनेस करना चाहिए। और तब से उन्होंने हमको सपोर्ट दिया एंड वी हैव ग्रोन। हमको कभी पता नहीं था कि इसमें ट्रिप भी मिलता है एमवे का, किसी ने बताया नहीं था प्लान में कि ट्रिप मिलता है फ्री में। हमने इतना काम किया था कि फर्स्ट ईयर वी क्वालिफाइड फॉर द ट्रिप। हम लोग बैंकॉक गए थे पहले ट्रिप, एएलएस फर्स्ट एएलएस वी वेंट टू बैंकॉक। और वो भी वापस वही है, सपने अगर आपके पास है तो जरूर सच होंगे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। मेरा पासपोर्ट 1992 का था, तब से मैं बोलता था कि दुनिया घूमने के बगैर मैं मरने वाला नहीं हूँ। हम शादी के बाद हनीमून में कहीं नहीं गए थे। मैं उसको बोलता था अंजलि को कि हम लोग दुनिया घूमेंगे, मैं तुमको दुनिया घुमाऊंगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कि उस टाइम से आज तक एमवे ने जितनी भी ट्रिप दी, हम लोग हर ट्रिप को क्वालिफाई हुए। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ओके, एंड आपके लिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो एएलएस क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्होंने आपको बताया भी होगा ट्रिप कैसा होता है। एमवे ट्रीट्स यू फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास। आप जब क्वालिफाई होते तो एमवे का आपको लेटर आता है कि आप पासपोर्ट सबमिट करें, आपके पासपोर्ट से एमवे के पास जाते हैं। एमवे आपको वीजा लगा के देती है, बैगेज के टैक्स देती है। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपके बैगेज को टैक्स लगाया जाता है। और वो बैग एक बार आपने वहां चेक इन किया तो आपको डायरेक्ट होटल के रूम में मिलता है, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता बैग को। एमवे ट्रीट्स यू फर्स्ट क्लास। ओके, एंड ट्रिप भी ऐसा होता है, यू स्टे इन 5 स्टार होटल्स, एवरीथिंग पेड फॉर। वहां खर्चने के लिए भी आपको पैसा दिया जाता है। और क्या चाहिए आपको? इस बिजनेस की वजह से हम लोग कहाँ कहाँ गए। वी आर इन बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, पेनांग में थे, फुकेत में थे, बिंतान आइलैंड्स इंडोनेशिया में थे, मेडिटेरियन क्रूज पे गए थे, इटली में थे, नेपल्स में थे, कांस में थे, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां थे हम लोग। बीजिंग में थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये घूम के आए। तो ये सब इस बिजनेस की वजह से हुआ। एंड बिजनेस में बहुत सारे लोग ना बोले थे। आपको लोग ना बोलते हैं, हमको अभी भी लोग ना बोलते हैं। ना मतलब कुछ नहीं, उनको आज सपना नहीं, उनको आज जरूरत नहीं, इसलिए वो ना बोलते, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा ड्रीम फोकस था। और मैं आपको बताऊं कि 2-2.5 साल में, आई थिंक 2.5 या 3 साल में वी वेंट एमराल्ड्स, सब खर्चा मुक्त, एवरीथिंग वाज ओवर। एमराल्ड जाने के बाद नया गाड़ी खरीदा एंड एवरीथिंग। ओके, हमारा बच्चा यूएस में पढ़ता है, उसका एजुकेशन का फी हम लोग इस बिजनेस से भरते हैं। ओके, एंड आई टेल यू मैं, ये सब इस बिजनेस से हुआ है। ओके, एंड एवरी डे इज संडे फॉर अस। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा, आपके जो भी सपने, ये बिजनेस पूरा करेगा आपको। लेकिन सिर्फ एक काम है, आपके जो अपलाइन है उनके साथ आप रहेंगे, रोज वो बोलते वो करेंगे, तो ये आपके लिए भी हो सकता है। ओके, ये मेरा पार्ट था, अंजलि आएगी वो उनका पार्ट बताएंगे, और वापस मैं आके कुछ आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस को हमने क्यों चुना और आपको इसको सीरियसली क्यों देखने की जरूरत है। ओके, सो हेल्प वेलकम डायमंड लेडी अंजलि। गुड इवनिंग नांदेड़ सिटी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आपके सिटी में नए डायमंड हो गए हैं, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहला तो मैं शुक्रगुजार करूंगी भगवान का, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पे हैं। हम शुक्रगुजार करेंगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, जिन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पे बोलने का। और उन्होंने तो उनका जो स्टोरी पार्ट है आपको सुनाया, लेकिन मैं आपको मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरे जो स्टोरी है आपको बताऊंगी। उसके पीछे एक ही मकसद है कि हम आपको होप देना चाहते हैं कि हम जैसा सिंपल कपल अगर ये बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरा बचपन मराठवाड़े का ही है। मराठवाड़े में जो बीड जिला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा बचपन गया। और इतना छोटा गांव है कि वहाँ जो स्कूल है अभी तक 10वीं तक है, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है। और घर का जो माहौल था वो पर्दा पद्धति थी, लेडीज ने ये करना नहीं वो करना नहीं, तो हमारा सेल्फ इमेज था वो बहुत लो था।
ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन पिताजी फार्मर थे, छोटे गांव के थे, तो घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि हम लोग उनको कुछ डिमांड करें। तो हमारे पिताजी ने हमें 10वीं तक पढ़ने दिया। बाद में वो चाहते थे कि हम आगे नहीं पढ़े, लेकिन हमारी जो एक कजिन सिस्टर है उन्होंने हमारे पिताजी को थोड़ा समझाए कि इनको थोड़ा सा आगे पढ़ाइए, और उनके समझाने के बाद उन्होंने हमें उनके यहाँ भेजा। तो हमारा अगली जो पढ़ाई है वो सांगली में बीकॉम तक की पढ़ाई हमने वहाँ की। और कई बार आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रभाव होता है, और मेरे लाइफ में वो जो मेरी कजिन सिस्टर और उसके हस्बैंड थे, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि उनको संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कोई माता पिता भी आपके बच्चों को इतना प्यार नहीं देंगे। और वो जो उनके हस्बैंड थे वो बड़े पहलवान थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। उनको दादा कौंड के पुरस्कार से अवार्ड किया गया है, उनको हिंद केसरी का भी रिवॉर्ड मिला है। तो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, और वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते थे। और उनको देखकर मुझे भी लगता था अगर लाइफ में चांस मिला किसी की हेल्प करने के तो हम जरूर करेंगे, और इस बिजनेस से हमें वो चांस मिला। आज हमें बाकी की चीजों का कुछ नहीं है, ज्यादा मनी वगैरह ज्यादा जो कुछ मिल रहा है उसका कुछ नहीं, लेकिन थोड़े लोगों की जिंदगी को हम टच कर सकते हैं, इसका हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो हमने हमारा जो स्कूलिंग का एजुकेशन होने के बाद हमारी शादी हो गई, तो हमें बचपन से लगता था कि चाहे मैके में कुछ नहीं मिला, हमारे कुछ ड्रीम्स नहीं कंप्लीट हुए, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं करने को मिले, लेकिन हमारी शादी होने के बाद हम बहुत सारे लाइफ एंजॉय करेंगे। बचपन से मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था। तो शादी तो हुई, अच्छे घराने में हुई, लेकिन वही घराना था जो कि पर्दा पद्धति। तो वही जाके हमें वही एक कमरे में बंद होना पड़ा, क्योंकि बाहर जाना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति थी। और एक हमेशा काम में बिजी रहते थे। तो मुझे उन्होंने कभी शादी के बाद कहीं घुमाने के लिए लेके गए नहीं। तो हमारे 2-4 साल शादी के बाद पूरे झगड़े में गए। मैं कहती थी कि आपको अगर टाइम नहीं तो शादी क्यों की कि हमें कहीं घुमाने के लिए लेके जाते नहीं हो। तो वो बोले कि थोड़े दिन रुको, हम आपको दुनिया घुमाएंगे। और दोस्तों, आज इस बिजनेस के थ्रू हम लोग दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन तब पता नहीं था कि जिंदगी में ये दिन आने वाले हैं। और शादी के बाद 4-5 साल हम लोग वहाँ रहे, और इनके पिताजी चाहते थे कि हम गांव में रह के जो कुछ हम उनका जो बिजनेस है वो संभाले, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट थे, उनको और कुछ करना था, क्योंकि वहाँ रह के जो पिताजी बोलते थे उतना ही करना पड़ता था। हमारा पोल्ट्री फार्म था, 30,000 बर्ड्स थे, लेकिन वो चाहते थे 1 लाख हो जाए तो हर रोज 1 लाख अंडे मिलेंगे और 1 लाख रुपए इनकम होगा, लेकिन पिताजी वो नहीं चाहते थे। और कुछ करना चाहते थे, इसलिए हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए। पिताजी नहीं चाहते थे कि हम लोग पुणे में आके रहे, इसलिए वो उसके अगेंस्ट थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग पुणे शिफ्ट होंगे। वहाँ आकर हम रेंटल हाउस में रहते थे, बहुत छोटा सा घर था वो। और वहाँ बारामती में हमारा एक बंगला था, गांव में एक बड़ा सा घर है, और गांव में ही 2 बंगले हैं हमारे, एक गांव में है और एक खेती में है। तो ऐसे घर में थे, वहाँ नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ पुणे में आए तो एकदम छोटा सा घर, कोई नौकर चाकर नहीं, और घर से पैसा लेना नहीं है। तो बहुत सिचुएशन बहुत खराब थी, और मुझे लगता था कि शायद हमने गलत डिसीजन लिया यहाँ आके, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। और वहाँ आकर उन्होंने केमिकल का बिजनेस चालू किया, कुछ लैंड ली, वो डेवलप करते थे, और बहुत कुछ ना कुछ करने के पीछे लगते थे। वहाँ आकर भी मुझे मेरे और देखने के लिए और बच्चों के और देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, और ऐसे दिन जा रहे थे। और उसी टाइम ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया। तो मैं उनको बोलती थी कि ये अब और कुछ मत करो, जो कर रहे हो वो सही ढंग से करो। लेकिन ये जैसे उन्होंने बोला कि उनको जो विजन था वो बहुत बड़ा था, उनको लगता था ये बिजनेस से बहुत बड़ा, यही बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए उन्होंने वो ज्वाइन किया। मैं तो नहीं चाहते थे। हमारे जो अपलाइन है लक्ष्मण नल्लावड़े, वो उस टाइम सिंगल थे, वो अकेले आए। उन्होंने मुझे कुछ प्लान वगैरह नहीं दिखाया, पर लेकिन कुछ सवाल पूछे और बोले कि अगर मंथली आपको 50,000 मिलेगा तो कैसा रहेगा। मैंने बोला भाई साहब, हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उससे नहीं मिलते, यहाँ कहाँ से मिलेंगे। और मुझे लगता बहुत नया कंसेप्ट था, तो मुझे लगता था ये किसी को फंसाने का धंधा है। तो लेकिन कुछ कर नहीं सकती, तो उन्होंने साइन करने को बोला, मैंने कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी। घर में मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था, मैं बहुत निगेटिव थी। और उसके बाद बिजनेस ज्वाइन करने के बाद शायद 3 महीने के बाद मेरे जो फादर इन लॉ है वो इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भगवान को थैंक्स किया कि इस बिजनेस से बाहर पड़ने का मार्ग हमें अभी मिल गया, क्योंकि अगर पिताजी इलेक्शन के लिए खड़े, इन्हें तो गांव जाना है कुछ हेल्प करने के लिए, तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि ये
2-4 महीने उधर ही रह गए तो अच्छा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। हमने 3 महीने काम किया, उसके बाद 3 महीने काम नहीं किया, लेकिन हम लोग 6 महीने में सिल्वर हो गए, सिल्वर क्वालिफाई हो गए। तो ये कैसा हुआ? क्योंकि जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो इन्होंने बहुत सारे टिप्स और बुक्स ग्रुप में बांटे थे, और वो हम नहीं थे, लेकिन वो बुक्स और टिप्स काम कर रहे। तो ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। अगर आप सही सिस्टम के साथ सही ढंग से बिजनेस करेंगे तो आपको या न हो बिजनेस वर्क होगा। तो उन्होंने ये किया था। ऐसे बोलते हैं ना, टूल्स मूव्स पीपल एंड पीपल मूव्स प्रोडक्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट मूव करने के पीछे पड़ते हैं। तो उन्हें लगता है सेलिंग का बिजनेस है। ये सेलिंग का बिजनेस नहीं, पहले लोगों को बिल्ड करो, लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो हमने वही किया था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा नहीं था, फिर भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। और सब खुश थे, अपलाइन खुश थी, डाउनलाइन खुश थी, और लेकिन मैं ना खुश थी, मुझे ये बिजनेस नहीं करना था। और सिल्वर जाने के बाद इसके पीछे भी एक कारण है, मैंने प्लान नहीं देखा था। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो अपलाइन है वो सिंगल थे, वो उसके वाइफ के साथ नहीं आए थे, तो मैं रिलेट नहीं हुई थी उनके साथ। तो इस कारण मैं बिजनेस के बारे में नेगेटिव थी। ऐसा नहीं था, मुझे पता होता है बिजनेस अच्छा है, हम कर सकते हैं, तो नहीं नेगेटिव होती। इसलिए मैं लेडीज को बोलूंगी, या जो भी कपल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो उनको बोलूंगी कि जब भी आप किसी कपल को बिजनेस दिखाने के चाहेंगे तो साथ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ जाओ, क्योंकि घर के लेडीज ही घर के दूसरे लेडीज के साथ बात कर सकती है। इसलिए दोनों साथ जाना बहुत जरूरी है। अगर सिंगल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिल्वर जाने के बाद हमने एक फंक्शन देखा। उस टाइम पुणे में फंक्शन नहीं होते थे, हम लोग मुंबई में गए, वहां देखा, बहुत बड़ा हॉल था और सिल्वर थे, आगे बैठने को मिला। और उसी टाइम हमारे जो ग्रेट अपलाइन है प्रशांत बागड़े, वो हमारे पिछले रो में बैठे थे, और उन्होंने मेरे और एक चीट पास की और उस पर लिखा था, भाभी जी गौर से सुनिए, आपको भी ऐसी बात करनी है। मैं हैरान हो गई कि अपलाइन जानते हैं मैं नेगेटिव हूँ बिजनेस के बारे में, लेकिन वो मेरे बारे में वैसे सोचते थे। तो एक ही कहना है मुझे आपको कि आप जिस नजर से लोगों की ओर देख रहे हैं उस नजर से मत देखो, वो क्या बन सकते हैं उस नजर से देखो। हमारे अपलाइन ने बिलीव किया कि हम लोग एमरल्ड जा सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं, हम लोग बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, इसलिए आज हम स्टेज पर है। तो आपको भी वही करना है। आप जो डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे कि ये मेरी डाउनलाइन है, वो बहुत बड़ी लीडर है, तो वो लीडर बनेंगे। और जब मैंने वो देखा लेडी स्पीकर बात करने को आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छी बात वहाँ पे की, रिलेशनशिप के बारे में बात की, और मुझे लगा कि ऑनेस्ट एंड एथिकल बिजनेस है। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस में मेरे हस्बैंड को 100% सपोर्ट करूंगी, जो भी काम करना पड़ेगा वो करूंगी। और उस दिन से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो भी करना है वो सब कुछ किया बिजनेस के लिए। और आज हम यहाँ पे है। मैं यहाँ के लेडीज को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ बैठी किसी लेडीज को लगता है कि मैं कभी घर के बाहर नहीं पड़ी, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस एक क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ करने की इच्छा शक्ति, खुद पर भरोसा। वो अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जस्ट लव योरसेल्फ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके नाउ, आजकल यहाँ एग्जाम का माहौल चल रहा है। वाह गुड। और बच्चों को सिलेबस से पढ़ा है कि सिलेबस को छोड़ के कैसे करते हैं आप? सिलेबस, ओके गुड गुड। कौन सा सिलेबस चल रहा है? नया सिलेबस है कि आपके जमाने का सिलेबस है? नया है, ओके ओके। मतलब सिलेबस भी चेंज होता है? ओके, क्यों चेंज होता है? हाँ, एडवांस होता है, जैसे जमाना बदलता है वैसा सिलेबस चेंज होता है, बराबर ना? बिल्कुल। आपको पता है कि आमिर लोगों ने भी सिलेबस चेंज किया है? ओके, और हम लोग पुराने सिलेबस पे चल रहे हैं। ओके, आपके पास ये बुक होगा शायद, देखा है कि नहीं पता नहीं। दिस इज द बुक, 21वीं सदी का व्यवसाय। इसको किसने देखा है, पढ़ा है इसको? बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, ये नया जमाने का नया बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा। आज तक हम लोग पुराने सिलेबस पे काम करते हैं, इसलिए अमीर नहीं हुए। ओके, कितने लोगों को सचमुच में अमीर होने का है? ओके, तो पुराने सिलेबस से पास नहीं हो सकते ना, नई एग्जाम, सिलेबस बदलना पड़ेगा। ये सर ना, पुराना जमाने में क्या होता कि नौकरी कर, शिक तुला चांगली नौकरी मिळेल, मग तुझं भलं होईल, तेरा भला होगा, बराबर बोलते थे ना। तो ये जो आपको समझना है, रॉबर्ट कियोसाकी जो है, जो बुक जिन्होंने लिखा है, उनका एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जरूर पढ़िए आप। ओके, यहाँ बहुत सारे ग्रेजुएट्स होंगे, ये आपके घर में किताब होना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। दूसरा किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आप इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है। रिच डैड पुअर डैड तो ऐसा बुक है, ऐसी किताब है जो लगभग 20 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, 20 लैंग्वेज में अनुवाद हुआ है उनका। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने देशों में वो गया होगा बुक।
रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसको जरूर पढ़िए आपको पता चलेगा कि अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है और गरीब आदमी गरीब क्यों रहता है। दूसरा उनका किताब था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वो पढ़िए आप, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तीसरा बुक है बिजनेस स्कूल, जरूर पढ़िए। आपके घर में अगर ये एजुकेशन नहीं होगा, नया सिलेबस नहीं होगा, तो आपकी अगली पीढ़ी कामयाब नहीं हो सकती, मैं गारंटी दे सकता हूं, आप भी नहीं हो सकते हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि अमीर लोग क्या कर रहे हैं। और ये चौथा बुक आया है अभी, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये हमारे लिए, हमारे इस जनरेशन के लिए नया सिलेबस है, और ये सिलेबस जो नहीं फॉलो करेगा वो पीछे रह जाएगा, गारंटेड। क्या है सिलेबस में थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्या है। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार से लोग पैसे बनाते हैं। एक ई होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक एम्प्लॉयड होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक बिजनेस ओनर होता है, एक इन्वेस्टर होता है। 4 प्रकार से लोग पैसे बनाते हैं। दुनिया के 95% लोग ये क्वाड्रेंट में है, मानते हैं आप? यस और नो? सबको सिखाया जाता है पढ़ 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 पढ़, चांगली नौकरी कर, तुझं भलं होईल, होता है? नहीं होता है। ये 95% क्लास दुनिया की 5% वेल्थ के पीछे रोज भागता है। नांदेड़ का मुझे पता नहीं, आप पुणे आओ सुबह 9 बजे 9:30 बजे, सिग्नल पे आपको दिखेगा मोटर बाइक भगा रहे कहां जा रहे पता नहीं, रनिंग फास्ट एंड गोइंग नोवेयर इन लाइफ। ये 95% लोग। ये जो क्लास है ना, ये 5% क्लास है, और दुनिया की 95% वेल्थ इनके पीछे भाग रहे। और ये भागते नहीं, इनकी मर्सिडीज या बड़ी गाड़ी आराम से चलती है। देखा है आपने, नांदेड़ में होता है ऐसा? पता नहीं मुझे यहाँ पे, लेकिन पुणे में, बम्बई में आप आएंगे, इनकी बड़ी गाड़ी है ना, आराम से चलती है, वो नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काम करने का ढंग अलग है। हम लोग क्या करते हैं और वो लोग क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, और इनकम कम्स फ्रॉम एबिलिटी इनटू टाइम। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं, हमारा टाइम और एबिलिटी बेचते और पैसे बनाते हैं। ऐसे नांदेड़ में ऐसा ही करते हैं, गुड। और पैसा चाहिए तो क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? और काम करते हैं, गुड, +2। और पैसा चाहिए तो क्या करते हैं, एबिलिटी इंक्रीज करते हैं। हमारा जैसा डिप्लोमा वाला होता है, डिग्री करता है, क्यों? घंटे नहीं बढ़ा सकता, आवरली रेट बढ़ाने के लिए काम करता है, बराबर ना, पढ़ाई करता है। अभी और पैसा चाहिए, अभी क्या करता है, एमबीए करता है, क्यों? आवरली रेट बढ़ाएंगे ना। इसके बाद अभी और पैसा चाहिए तो क्या करता है, पुणे में शादी करते हैं, नौकरी करने वाली बीवी, यहाँ ऐसा करते हैं? अरे आप भी वैसा करते हो, क्या हो गया, 10 के 20 घंटे हो गए, बराबर। अभी और पैसा चाहिए, अभी क्या करते हैं? एक से तो इतना मुश्किल है, दूसरी करने की हिम्मत कहां? तो एक आदमी था, उसकी शादी की 25वीं सालगिरह चल रही थी, ओके, 25वीं सालगिरह चल रही थी। तो उसने, किसी ने पूछा उसको कि यार आपकी शादी इतनी अच्छी, आप अभी भी जवान दिख रहे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ, इतने साल से आपका झगड़ा हुआ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, इतना ये क्या है, इसका राज क्या है? बोले कुछ नहीं, वेरी सिंपल। क्या किया? बोले 11वीं सालगिरह पे उसको मैं पेरिस घूमने गए हम लोग, और बोले 25वीं तक लाए नहीं उसको। ये करते गुड ना। अभी और पैसा चाहिए तो क्या करते, क्या करते? कुछ नहीं करते। पुराना डायलॉग, अंतरुण बगुन पाए पसर, चद्दर देख के पैर फैलाओ, अपने नसीब में नहीं है, छोड़ दे, नहीं होने वाला है। बोलते कि नहीं बोलते? ये 95% क्लास ये करता है। क्या इनके पास पैसा होता है? नो। टाइम होता है जिंदगी एंजॉय करने के लिए? नहीं। सिक्योरिटी है? नहीं है। इन्होंने काम करना बंद किया तो पैसा आता है? नहीं आता है। ये हो गए एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर लोग भी यही है, डॉक्टर से यहाँ पे, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर हियर? द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्लास। इनकी हालत तो नौकर से भी बेकार। नौकर नहीं आया तो सब इनको ही करना पड़ता है, दिस इज द प्रॉब्लम। कहने को मालिक है, कहने को मालिक है, लेकिन सबसे बेकार नौकर वही है और बॉस भी वही है। उनको पूछो 10 दिन हॉस्पिटल बंद करके जाएंगे, आते के देखो, नो टाइम। इनका प्रॉब्लम ये, टाइम है तो पैसा नहीं, पैसा है तो टाइम नहीं, के तो वो है। तो ये सब इनकी एक हालत है ना। ये जो 2 लोग है, ये दुनिया के अमीर लोग हैं। ये जो बिजनेसमैन है, ये क्या करते हैं, वो एबिलिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्वेस्टर क्या करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहीं भी एनालाइज करो, आप नांदेड़ में एनालाइज करो, पूरे हिंदुस्तान में एनालाइज करो, अमीर लोग वही है जो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं या पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो दोनों नहीं करते, वो आदमी अमीर हो ही नहीं सकता। तो ये आपको समझना है। ये लोग क्या करते हैं अभी, मान के चलो, ओके गुड ना। इनका इनकम देखते हैं, ये बिजनेस क्लास है, इनका इनकम अभी ऐसा आता है, इनकम कम्स फ्रॉम एबिलिटी इनटू टाइम। ओके, एनीबॉडी इंजीनियर्स? ओके, थोड़ा ऊपर हाथ करें, जोरदार। हाँ, गुड 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 गुड। बिल गेट्स बोलते हैं द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड क्लास।
बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। ओके, मजे की बात। अगर हम लोग किसी और के लिए काम करते तो ना। इनकी मजाक देखते हैं। मोबाइल कंपनीज है, मोबाइल कंपनीज। ओके, किस किस की मोबाइल कंपनी आप बता सकते हैं मुझे? ओके, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, मित्तल है, बराबर ना, इनकी कंपनी है। अभी ये मोबाइल से जो एसएमएस जाता है, बराबर ना, मोबाइल से एसएमएस जाता है, टेक्निकली ये कैसे जाता है इनको पता होगा? नहीं, किसको पता होगा? इंजीनियर्स, ज्यादा पढ़े लिखे, पीएचडी साइंटिस्ट, बराबर ना। ओके, पैसा कौन बनाता है ज्यादा? ओनर। जिसको कुछ पता नहीं वो ज्यादा पैसा बनाता है, जिसको सब पता है वो पैसा नहीं बनाता है। कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यही तो समझना, यही तो नया सिलेबस है। इतकं शिकलो तरी श्रीमंत का नाही, याला हा प्रॉब्लेम है। दिस इज द प्रॉब्लम। वाय? इनके पास, टाटास के पास मान के चलो 1 लाख लोग काम करते हैं और हर आदमी 8 घंटे काम कर रहे थे। इनके दिन में 8 लाख घंटे होते हैं, 8 लाख आवर्स पर डे। ये बहुत पढ़े लिखे, इनके पास 20 घंटे, ये आदमी के दिन में 8 लाख घंटे। ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? टाटास, 8 लाख वाले। गुड। क्या इनके पास ज्यादा पैसा है? इनके पास टाइम है लाइफ एंजॉय करने के लिए? है। वो दुनिया घूमेंगे, फिर भी 1 लाख लोग रोज काम पे जाएंगे ना, रनिंग फास्ट एंड गोइंग नोवेयर। हाँ, वो है। इनकी फैमिली सिक्योर है? यस। ओके, इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो इनका इनकम बंद होगा? नहीं, इट इज रेसिडुअल, वो पैसा आता ही रहेगा। तो दैट इज दैट। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर जिंदगी में अमीर होना है तो आपको क्या करना चाहिए? पैसा और टाइम मल्टीप्लाई करना चाहिए, बराबर? यस। अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? टाइम। तो यही समझना है आज आपको, टाइम मल्टीप्लाई करना है। और हमारा जो बिजनेस आता है दैट इज टाइम मल्टीप्लाई। ओके, दिस इज आवर बिजनेस। ये जो कंसेप्ट है ना, ये फ्रेंचाइजिंग जो कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। ओके, मैकडोनल्ड से आया था, रिक रॉकर के एक आदमी था, मिक्सर मैकेनिक था। इसने उम्र के 52 साल तक नौकरी की और बाद में उसको पता चला कि नौकरी करने वाला आदमी अमीर नहीं होता है। ओके, आज बहुत सारे लोग 52 साल से कम बैठे हैं ना यहाँ पे। आप लकी हो, आज आपको पता चला। आपको 52 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं। इन्होंने देखा कि एक दुकान है, ये चल रहा है, उसमें एक प्रोडक्ट एनालाइज कर दिया, एक सिस्टम एनालाइज कर दिया। प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, दुकान चलने लगा। लेकिन बाद में वापस वही पता चला 24 ही घंटे पैसे कमाने के लिए। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम कैसे बढ़ाएंगे? और दुकान खोलने पड़ेंगे। और दुकान खोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा उतना टेंशन ज्यादा, बराबर ना। दूसरी चीज, क्या वो हर जगह बैठ सकता है? नहीं, फिर किसको बिठाएगा? लोगों को बिठाएगा। क्या वो लोग मालिक जैसा काम करेंगे? नहीं करेंगे। रिक रॉक ने यही देखा, ये दो चीजें प्रॉब्लम है। उसने उसको दोस्तों को बोला, देखो मेरे पास एक ब्रांड नेम है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक सिस्टम है, मैं आपको सब दूंगा। आप दुकान खोलो, दुकान का नाम मैकडॉनल्ड्स होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ चलेगा, यही सिस्टम यहाँ चलेगा। अगर ये दुकान यहाँ चलता है तो यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 96% पैसा आप रख लो और मुझे 4% दे दो। इज इट अ गुड पार्टनरशिप? अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। रिक रॉक को पता था ये आदमी को ज्यादा पैसा मिलेगा तो ये जिंदगी भर बिजनेस में रहेगा, और जिंदगी भर बिजनेस करेगा तो चाहे जिंदगी भर 4% आता रहेगा। पर कभी कभी होता है ना, कुछ अकलमंद लोग होते, उन्होंने बोला बेवकूफ है 4% में बिजनेस बेचता है। लेकिन रिक रॉक विजनरी, उसने देखा कि ये बिजनेस चलने वाला है। एक का कामयाबी देखने को दूसरा है, तीसरा है। होते होते 1980s में जब आदमी गुजर गया, he had more than 8,000 आउटलेट्स अराउंड द वर्ल्ड। 8,000 से ज्यादा आउटलेट हो गए। अगर एक आउटलेट 10 घंटे चलता है तो उसके दिन में कितने घंटे हो गए? अभी 80,000 घंटे हो गए। अगर 8,000 दुकान से उसको सिर्फ 100 रुपए रोज मिलता है तो इसका इनकम कितना हो गया? 8 लाख रुपए दिन का हो गया। ये 1980 की फिगर है, 1980 की फिगर है। 2000 साल की फिगर को देखते हैं हम लोग। 2000 में लगभग 30,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड थे। एक दुकान अगर 10 घंटे चलता है तो उसके दिन में 3 लाख घंटे, ये 3 लाख आवर्स पर डे। अभी मैं किसी को बोलता हूं तो बोलता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता है। मैं बोले देखो इंटेलिजेंट है वो, आप रोज कितना घंटा काम करते हैं? 10 घंटे काम करेंगे, 40 साल काम करेंगे, साल के 300 दिन काम करेंगे, फिर भी 1,20,000 होता है। ये आपकी पूरी जिंदगी का 1,20,000। नौकरी करने वाली बीवी पकड़ के लाओ, इंटू 2 2.5 लाख हो गया। उससे ज्यादा नहीं हो सकता पूरे आपकी जिंदगी का। और ये आदमी जिसके दिन में 3 लाख घंटे, आपके दिन में, आपकी पूरी जिंदगी में 2.5 लाख घंटे, अमीर कौन बनेगा? रिक रॉक ही बनेगा ना। कॉमन सेंस, ये समझने के लिए कितना एजुकेशन चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए ना, इसलिए धीरूभाई अंबानी अमीर है और ज्यादा एजुकेटेड लोग उनके पास काम करते हैं। ठीक, तो ये चीज है। अगर 30,000 आउटलेट उनको सिर्फ 100 रुपए देता है तो इनका इनकम हो गया दिन का 30 लाख रुपए ना। क्या ये आदमी के पास पैसा होगा? यस। टाइम में जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। सिक्योरिटी इसकी फैमिली को है। क्या रोज काम करने की जरूरत है? नहीं। अभी मैंने आपके सामने 3 प्रकार लगे पैसे कमाने के। सबसे अच्छा कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा अच्छा है? थर्ड। ये नया सिलेबस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द न्यू सिलेबस। NIT, Aptech, Chartered कोचिंग क्लासेस, बाटा, these are all franchises.
वो लोग खुद का टाइम मल्टीप्लाई करते हो, हर जगह नहीं बैठते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें और एक ड्रॉबैक है, सिर्फ एक आदमी का टाइम मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई नहीं होता। हमारे बिजनेस में क्या है कि हर आदमी आगे जाके फ्रेंचाइज दे सकता है। मान के चलो कि आपको जिसने भी बुलाया उसकी 4 फ्रेंचाइजी है और आपकी 10 है, ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? 10 वाला बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं आपको जिसने बुलाया उससे भी ना। जॉब में कभी ऐसा होगा कि आपका बॉस आपको हेल्प करेगा कि मेरे से तुम ज्यादा पैसे बनाओ? होगा कभी? नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका स्पॉन्सर है वो चाहेगा कि आप 100 रुपए बनाते हो, उसको 4 रुपए मिलने वाला है। अगर उसको 8 रुपए चाहिए तो वो क्या करेगा? आपको 200 रुपए बनाने को सिखाया गया है। यस और नो? ये बिजनेस में फिर गलत क्या है? गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। हम लोग उल्टा ओल्ड सिलेबस पे सोचते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, समझते नहीं जल्दी। दिस इज द बेस्ट बिजनेस, ऑनेस्ट एंड एथिकल बिजनेस। इसकी वजह से फ्रेंचाइजी कंसेप्ट दुनिया भर में चल रहा है और ये बिजनेस में हम लोग है। अभी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आई एम क्वालिफाइड MBA, साबुन क्यों बेचूं? आप यहाँ नहीं बोलते होंगे, पुणे में आओ, बंबई में आओ, देखेंगे। ओहो, एक आदमी को तो मैंने दिखाया प्लान, बोला नो मेरी डिग्निटी कम हो जाएगी। डिग्निटी कम हो जाएगी। मैंने उसको बोला कि आप मुझे बोल सकते हैं हिंदुस्तान के 10 अमीर बिजनेसमैन के नाम बता सकते हैं? आप मुझे 10 टॉप बिजनेसमैन इंडिया के बता सकते हैं नाम? हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, बोलिए। अंबानी है, वो लिखा है, टाटा, अंबानी, बिरला, मित्तल, और गोदरेज है, अजीम प्रेम जी है, बियानी है, नारायण मूर्ति है, महिंद्राज है, ITC है, बराबर? हाँ, ये 10 लोग है, सबके अलग अलग बिजनेस है। ओके, लेकिन सब में एक कॉमन बिजनेस है। आपको पता क्या है? सब लोग साबुन बेचते हैं। सब लोग साबुन बेचते हैं। गोदरेज साबुन बेचते हैं, अजीम प्रेम जी साबुन बेचते हैं, महिंद्राज ITC के साथ आ रहे हैं, सॉरी महिंद्राज आर कमिंग इनटू रिटेल। ओके, बियानीज साबुन बेचते हैं, बिग बाजार, पेंटालून्स, गुड। अंबानी साबुन बेचते हैं, रिलायंस फ्रेश, टाटा साबुन बेचते हैं, वेस्ट साइड, स्टार बाजार, ओके, मित्तल्स वॉलमार्ट के साथ आ रहे हैं, एंड और कौन रह गया? ITC इज देयर। ये सब अमीर लोग अगर साबुन बेचते हैं तो हमने बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस। देखो, अमीर लोग जो करते हैं वही करो ना, कड़के लोग जो करते हैं वो करते रहेंगे तो कड़के रहेंगे। ये नांदेड़ से ये रोड आगे कहां जाता है? मेन हाईवे कहां जाता है? वेयर डज इट गो? हैदराबाद। अगर हैदराबाद जाना है तो उधर ही मुंह करना पड़ेगा ना, इधर मुंह करेगा तो किधर जाएगा? औरंगाबाद। कामयाब अगर होना है आपको तो कामयाब लोग जो करते वही करो ना। यही प्रॉब्लम है। कॉपी, देखो जिंदगी में आप किसी ना किसी को तो कॉपी करते हैं। हम लोग करते कि नहीं कॉपी करते? गाड़ी खरीदे तो उसने जो खरीदा मेरे को चाहिए, उसने जैसी साड़ी खरीदी वैसी चाहिए, उसने वो बाइक खरीदी मेरे को चाहिए, उसने ऐसा घर बनाया वैसा चाहिए। कॉपी करते कि नहीं करते हम लोग? जिंदगी में हम किसी ना किसी को कॉपी करते, तो क्यों ना अमीर लोगों को कॉपी करें, लड़के लोगों को क्यों कॉपी करें? ओके, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अमीर लोग हैं एक दूसरे की कॉपी करते हैं। देखो, इन्होंने छोटी गाड़ी लाई, टाटा नैनो, ओके, बजाज भी लाने वाले हैं, सुजुकी इज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग, मारुति सुजुकी भी लाने वाले सब लोग। ये सब अमीर लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। और मजे की बात बताओ आपको, गरीब लोग भी एक दूसरे की कॉपी करते हैं। तुमने हमें बंद किया, हमने भी बंद किया। किसको कॉपी? देखो, आपको अगर एग्जाम में बिठाया जाए, अक्लमंदी किसके पीछे बैठेंगे? कॉपी करने का परमिशन है, होशियार आदमी के पीछे बैठेगा ना। फिर जिंदगी में बेवकूफ के पीछे क्यों बैठते हो? ओके, दूसरी चीज, ये सब लोग साबुन क्यों बेच रहे हैं? नाउ दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। दुनिया भर का जो रिटेल मार्केट है, वॉलमार्ट इज द बिगेस्ट रिटेल इन द वर्ल्ड। वॉलमार्ट का टर्नओवर लगभग $400 बिलियन है, $400 बिलियन। ज्यादा समझता नहीं होगा तो मैं आपको आसान करके बता देता हूं। थोड़ा, 1 बिलियन कितना होता है मैं आपको थोड़ा आसान बता देता हूं। मैं अगर आपको रोज $1000 देता हूं, $1000, तो 300 साल के बाद 1 बिलियन होगा। तो वॉलमार्ट का टर्नओवर लगभग $400 बिलियन है दुनिया भर में। अभी तक हिंदुस्तान में शुरू नहीं किया उन्होंने। और वॉलमार्ट का मैं कहना है कि पूरी इंडिया में इतना टर्नओवर होने वाला है रिटेल का। दैट्स व्हाई ये लोग मॉल्स खोल रहे हैं। आपको लगता है इनके पास हिंदुस्तान के बेवकूफ लोग काम करते कि हिंदुस्तान के सब इंटेलिजेंट लोग इनके पास काम करते? क्या लगता है आपको? इंटेलिजेंट काम करते हैं सब। इंटेलिजेंट लोग अगर बोलते कि मॉल खोलना चाहिए और साबुन का बिजनेस करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मैन, इसमें क्या है? करते उल्टा, फिर तोते वाले के जहाज आके बैठते। मेरा नसीब देखो, वो इतना इंटेलिजेंट होता तो वो थोड़ी तोते लेके बैठता। ये समझना है आपको कि ये लोग क्या कर रहे,
ये लोग जो करते वो करते, ये लोग टाइम मल्टीप्लाई करते, हम लोग टाइम मल्टीप्लाई करते, ये लोग साबुन बेचते, हम लोग साबुन बेचते हैं। दिस इज द बिजनेसमैन, ये समझना चाहिए। और कुछ विजन होना चाहिए थोड़ा सा। आपके पास विजन नहीं तो विजनरी के पीछे तो चलो कम से कम। प्रॉब्लम वही है, विजनरी के पीछे चलते नहीं, अंधे के पीछे चलते। एक अंधा दूसरे अंधे को किधर लेके जाएगा? वो भी खड्डे एम भी उसके ऊपर सर। अरे किसी के पास तो विजन है, उसको फॉलो करो। विजन आपके पास होना चाहिए। आई विल गिव एन एग्जांपल। पुराने बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, एचएमटी की घड़ी आती थी पहले, एचएमटी की घड़ियां। जब एचएमटी की घड़ियां मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छी चलती थी। ओके, लेकिन उस टाइम टाटा की टाइटन आ गई, फर्स्ट टाइम टाइटन केम। तब लगता था ये टाइटन क्या करेगा, एचएमटी तो इतना वेल सेट है। लेकिन जब टाइटन आया तो टाइटन ने आस्ते आस्ते इतनी वैरायटी लाई कि टाइटन एचएमटी को खा गया। यस और नो? अभी क्या हुआ देखिए, क्योंकि टाटास को पता था एक यूथ आ रहा है, एक जनरेशन आ रहा है, उनको और अच्छी और वैरायटी घड़ियां लगेंगे, तो उन्होंने वो टाइटन लेके आए। बाद में उन्होंने देखा कि इतने सब लोग जवान हो रहे, बड़े हो रहे, इनको सब बाइक्स चला रहे, इनको गॉगल्स की जरूरत है। वो फास्ट ट्रैक लेके आए। यस और नो? फास्ट ट्रैक लेके आए। अभी मजे की बात देखो, पूरी दुनिया का 54% यूथ, पूरी दुनिया का 54% यूथ हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया का 54% यूथ, मतलब 25 से लेके 35 साल की उम्र के लोग हिंदुस्तान में है। 10 साल के बाद इनको चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, यस और नो? लगेगा। इसलिए आज टाइटन आईवेयर एंड रिलायंस का विजन एक्सप्रेस आ रहा है। देखा है आपने? टाइटन आईवेयर देखा है? टाटास का है। विजन एक्सप्रेस देखा है आपने? नहीं देखा है? रिलायंस मॉल में विजन एक्सप्रेस इज देयर, दैट इज ओन्ड बाय अंबानीज। ये लोगों को 10 साल आगे क्या लगने वाला है वो समझ में आता है। अभी आपको पता होना चाहिए 10 साल आगे क्या लगने वाला है। आपको पता चला है अभी ओल्ड सिलेबस से कुछ नहीं होता है। 10 साल के बाद क्या होने वाला है। जिस हिसाब से व्हीकल्स बेच रहे हैं ना, गाड़ियां बाइक बेच रहे हैं, उस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका कुछ असर होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने लोग बच्चे स्कूल में जाते हैं बाइक या स्कूटर पे या रिक्शा में जाते हैं? आपने जिंदगी में जितना धुआं नहीं खाया वो लोग 10 साल में धुआं खाएंगे, उतना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? 10 साल के बाद उनको कुछ लगेगा हेल्थ मेंटेन करने के लिए? क्या लगेगा? न्यूट्रलाइट। और वो हमारे पास है। ओके, टाटा और अंबानी के पास न्यूट्रलाइट नहीं, हमारे पास है। ओके, और मजे की बात मैं बोलूंगा आपको, अगर आप नहीं बेचेंगे तो टाटा एंड अंबानी बेचेंगे। व्हाट इज गुड? हम करें, अभी करें, अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। इतना हसीन मौका आपके हाथ में बिजनेस का, ये चलने वाला है। आप करो या ना करो, बिजनेस तो चलने वाला है। आपको जिसने भी बोला इस बिजनेस में, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, ये विजन आप समझ लो, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज बिजनेस। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ है। इंडिया, एमवे इंडिया का जो टर्नओवर है ना 2100 करोड़, 2100 करोड़, ये एमवे इंडिया का टर्नओवर है। एमवे चाइना इतना प्रोटीन पाउडर खाता है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर चाइना में 2100 करोड़ का जाता है, बाकी का तो सब छोड़ो। और हम लोग चाइना के बाद हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और हमको ये बिजनेस लगेगा। आप करो या ना करो बिजनेस, लेकिन जो सीरियसली करे वो 10 साल में करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मैंने आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखी है, यू हैव टू डिसाइड। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बैक टू द होस्ट।